हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज फिजिक्स का एक टॉपिक हम डील करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। इससे पहले आपको समझना जरूरी है कि साइंस के बहुत सारे ब्रांच हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस। जिस तरह से फील्ड डेवलप होते गया है, साइंस का ब्रांच और एलाबोरेट होते चला गया है। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर बट फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन्स। तो मैटर के अंदर में नेचर होता है या नेचर के अंदर में मैटर है, आप उसके बारे में थोड़ा सोचिएगा। लेकिन आप ये समझिए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरह से हुई, बिग बैंग थ्योरी, उसमें विस्फोट हुआ, तो मैटर में विस्फोट हुआ और नेचुरल फिनोमिनन्स उसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसका मतलब मैटर के अंदर में ही नेचर है और मैटर के बीच में ही नेचर आता है। तो फिजिक्स में जो चार्ज का कंसेप्ट आता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड से कंसेप्ट आता है। जैसे हम लोग मास को अगर यदि कंपेयर करते हैं तो ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं। किसी का मास अगर यदि 25 kg है और दूसरे का मास 50 kg है, तो ये अर्थ पे ये ज़्यादा भारी होगा, क्योंकि हम लोग वेट mg के रेस्पेक्ट में देखते हैं। लेकिन अगर यदि हम स्पेस में चले जाएं, वैसे सिचुएशन में दोनों का वेट डिफाइंड नहीं होगा, वेटलेस हो जाएगा क्योंकि वहाँ g का वैल्यू 0 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 है। तो मास में वेट का कंसेप्ट तभी तक आएगा जब तक हम जो है उस मास को किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं रखते हैं। जहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगा वहाँ वेट का कंसेप्ट नहीं आएगा या जी का कंसेप्ट नहीं आएगा, तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे मास को। उसी तरह से चार्ज का कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में होता है। चार्ज का डेफिनेशन होता है द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह का है, यदि पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखते हैं तो देखा जाता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव करता है। यानी कि सोर्स चार्ज अगर यदि है ये पॉजिटिव, बड़ा सा सोर्स चार्ज, तो इससे दूर भागता है। जब तक में इसके आसपास में कोई दूसरे फील्ड नहीं हो तब तक ये इनर्ट रहेगा, इसमें मूवमेंट नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ही हम चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं, खुद ही एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। लेकिन अगर हम यहाँ नेगेटिव चार्ज देखेंगे तो ये इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब फील्ड इसका अपना होगा, इसका अपना होगा, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, किस तरह से होगा, वो तो आने वाले वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। लेकिन चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चार्ज का कंसेप्ट कहाँ से आया? तो बहुत पहले 500-600 ईसा पूर्व यूनान में, ग्रीक में, यूनान में वहाँ के दार्शनिक थे मेल्थस, थैलस, वहाँ के दार्शनिक थे थैलस ऑफ मेल्थस, थैलस ऑफ माइलेटस, थैलस ऑफ माइलेटस, ये थैलस ऑफ माइलेटस। तो वो देखे कि फर पे जो पंछियों का पंख होता है वो अट्रैक्टेड हो जाता है। फर मतलब ऊन पे, ऊन वगैरह पे पक्षियों का पंख जो अट्रैक्ट हो रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो बाद में 17th सेंचुरी में बेंजामिन फ्रैंकलिन जो अमेरिकन साइंटिस्ट हुए, वो बताए कि दो तरह का कैरेक्टर होता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, और वो चार्ज कहलाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का कंसेप्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन दिए थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, फिलोसोफर थे लेकिन इनको साइंटिस्ट भी कहा जा रहा है। अब चार्ज के कौन कौन से यूनिट्स हैं? तो चार्ज के यूनिट्स हैं कूलम, सीजीएस यूनिट, ईएसयू, ईएमयू भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जो कि 10 कूलम के बराबर होता है। ईएसयू 1/3 × 10⁻⁹ कूलम के बराबर होता है, यानी 1 कूलम 3 × 10⁻⁹ ईएसयू। और 3 क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट है। इसका मतलब 1 कूलम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इंटू 10। स्पीड ऑफ लाइट अगर दे देते हैं, स्पीड ऑफ लाइट
तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा, यानी कि 1 कूलम बराबर इतना ESU होता है। इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, फिर अदर यूनिट्स हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पे उनको ऑनर देते हुए, फ्रैंकलिन भी एक तरह का चार्ज का यूनिट होता है जिसका वैल्यू होता है 10/c, और c है स्पीड ऑफ लाइट। और फाराडे भी होता है जो 96,500, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, 96,407 समथिंग है, लेकिन हम लोग राउंड अप करके लिखते हैं 96,500 कूलम। These are the units of charge. Now how charge can be developed? तो चार्ज को हम लोग डेवलप करते हैं। चार्ज आखिर कहीं पे कैसे आता है, क्या पहले से चार्ज होता है या चार्ज हो जाता है? तो बहुत सारे घर में इवेंट्स होते हैं, उसको आप देखिएगा, जैसे टीवी चल रहा है तो स्क्रीन के सामने में ले जाइएगा तो आपका जो है ये हेयर अट्रैक्टेड होगा। उसी तरह से फोन वगैरह में भी जो है आपका हेयर अट्रैक्टेड होता है। तो वो क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन क्या है? तो चार्ज को हम लोग डेवलप कर सकते हैं बाई 3 मीन्स। फर्स्ट मीन्स है बाई फ्रिक्शन, घर्षण बल के द्वारा। दूसरा है बाई इंडक्शन, और तीसरा है बाई कॉन्टैक्ट, फिजिकली कॉन्टैक्ट करके, कॉन्टैक्ट बाई कॉन्टैक्ट। अब बाई फ्रिक्शन, बाई फ्रिक्शन दिखाया जाता है। फ्रिक्शन में बताया जाता है कि ग्लास रॉड को अगर सिल्क में हम रब करें तो ये चार्ज डेवलप कर लेता है और अदर बॉडीज को जो है अट्रैक्टेड, इसको जो है अट्रैक्ट करेगा। उसी तरह से प्लास्टिक पे भी सिल्क रब किया जाए, यह है ग्लास रॉड, इस पर सिल्क अगर रब करेंगे तो ये दूसरे सिल्क के थ्रेड को अट्रैक्ट करेगा। प्लास्टिक का रॉड है ये, इस पर भी जो है सिल्क रब करेंगे तो दूसरे सिल्क के थ्रेड को अट्रैक्ट करेगा। तो फ्रिक्शन के कारण हम लोग चार्ज को डेवलप कर सकते हैं। इसको ये देख रहे हैं अट्रैक्ट हो रहा है, ये फ्रिक्शन के कारण। ये सिल्क का थ्रेड है, ये प्लास्टिक का रॉड है। अब इसमें एक चीज़ और देखिएगा, इस सिल्क के थ्रेड को ये अट्रैक्ट नहीं करेगा। इसको अट्रैक्ट जहाँ हम रब किए हैं वहाँ अट्रैक्ट नहीं करेगा, और जहाँ हम रब नहीं किए हैं वहाँ के सिल्क के थ्रेड्स को ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस चीज़ को भी समझिए कि आखिर हम इसमें रब किए हैं तो इस पर क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहा है और यहाँ क्यों अट्रैक्ट कर रहा है। तो जहाँ हम रब किए हैं तो सिल्क में रब करने पे इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। इसका मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गया ट्रांसफ़र होकर के। तो यदि इसमें आता है तो यदि हम इसको कांटेक्ट में लाते हैं तो ये शॉर्ट कर जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। लेकिन यदि हम इसको इसमें कांटेक्ट करें तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस नहीं है, या नेगेटिवली चार्ज है। ये इसके प्रोटॉन्स को खींचेगा और फिर खींचने के कारण खींचने की कोशिश करेगा, इसलिए वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाता है इस तरह से। तो जब हम एक में रब करके दूसरे सिल्क के थ्रेड पे की तरफ ले जाएं तभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इस पर अगर ले जाया जाए तो नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि शॉर्ट होता है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव को मिला दिया जाए तो शॉर्ट सर्किट होता है, उसी टाइप से यहाँ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है लेकिन यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सेम वे में ग्लास रॉड, ये ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड को भी रब करेंगे तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, इसको जो है अटैक कर रहा है। तो फोर्स चार्ज कैन बी डेवलप्ड बाय फ्रिक्शन, घर्षण बल के द्वारा। इंडक्शन से कैसे हम लोग चार्ज को डेवलप करेंगे? बाय इंडक्शन। व्हाट इज इंडक्शन? फ्रिक्शन में चार्ज कहाँ पे डेवलप होता है, किस तरह का डेवलप होता है, ये कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाता है कि हम दो मटेरियल्स ले रहे हैं, ए और बी, दोनों में फ्रिक्शन रब कर रहे हैं तो चार्ज डेवलपमेंट कहाँ पे होगा। जैसे ग्लास, इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और अगर दूसरा मटेरियल लेंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज, यानी कि सिल्क के थ्रेड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा।
प्लास्टिक पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, रबर पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, अंबर पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इबोनाइट के इबोनाइट रॉड पे भी नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, फर, ऊल, ऊन, ये सब ऊल में रबर रब करेंगे तो ऊल पे पॉजिटिव और रबर पे नेगेटिव। ऊल में अंबर को रब किया जाएगा तो ये लाश से बना रहता है, पेड़ पौधा के लाश से मिलता है। इबोनाइट एक तरह का रबर का सिलेंडर होता है, रबर के जैसा ही रहता है इबोनाइट, वो एक तरह का सिंथेटिक मटेरियल है। तो ऊल में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और ये सब पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछा जाता है कि सिल्क और ग्लास रॉड को रब किया जाए तो सिल्क पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा और ग्लास पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब यदि रब करने के बाद किसी तरह से इस ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, अब इसको अगर हम मेटल के स्फेयर, दो मेटल के स्फेयर जो फिजिकली कांटेक्ट में है और नीचे से इंसुलेटेड है उसके नज़दीक ले जाएं तो यह इसके इलेक्ट्रॉन्स को, चूंकि ये सब काम जो हो रहा है वह इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के कारण होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को इस साइड में खींच रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव, और चूंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आगे पढ़ेंगे, चार्ज कंजर्व रहता है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ तो दूर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, उतना ही जितना कि यहाँ नेगेटिव है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब हम इस दोनों स्फीयर को थोड़ा सेपरेट अगर भी करें और ये रॉड यहीं पे रहे तो पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन्स को अभी भी यहाँ पे खींचे हुए है और पॉजिटिव चार्ज यहीं पे खींचा हुआ है, नेगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप हुआ, इलेक्ट्रॉन्स को खींचा तो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। जब इसको हम हटा देते हैं, यदि इसको हटा दिया जाए तो ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये मान लीजिए वहाँ पे था जिस तरह से। अब जो है जब हटाते हैं ग्लास के रॉड को तो अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो ऐसे केस में सभी नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ का मैदान खाली हो जाएगा, यहाँ का भी मैदान खाली हो जाएगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सभी अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब यदि हम इसको दूर कर दें, चूंकि ये पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव इस एंड में जमा है और पॉजिटिव इस एंड में जमा है, अगर इसको हम बहुत ज़्यादा दूर कर दें, इस तरह से अगर दूर कर दें तो इसका इन्फ्लुएंस इस पर खत्म हो जाएगा। अब ये नेगेटिव एक दूसरे को नहीं लाइक करेंगे तो क्या होगा कि ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा इस तरह से ताकि जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज पूरे सरफेस पे इस तरह से हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज जो एक जगह जमा हो रहा था वो अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इस बॉल को, स्फीयर को हम नेगेटिवली चार्ज कर दिए, इसको जो है पॉजिटिव चार्ज कर दिए विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, दैट इज इंडक्शन। तो इंडक्शन का मतलब होता है एक का प्रभाव दूसरे पे विदाउट एनी फिजिकल टच। यहाँ पे चार्ज नहीं था लेकिन इसको चार्ज कर दिया इसके कारण, तो ये इंडक्शन हुआ। अगर हम एक ही स्फीयर लें और तब चार्ज डेवलप करना चाहें, तब कभी क्वेश्चन आता है कि एक ही स्फीयर को अगर हम चार्ज करना चाहें तो यहाँ तो दो स्फीयर लिए, मान लेते हैं एक ही स्फीयर है, ये इंसुलेटेड ये है, प्लास्टिक जो इंसुलेटेड खड़ा करने के लिए रखा गया है, इंसुलेटर है, ये इंसुलेटेड है लेकिन ये कंडक्टिंग है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि चार्ज यहाँ पे नेगेटिव आएगा लेकिन जैसे इसको छोड़ देंगे और यहाँ पे पॉजिटिव, दूसरे एंड में पॉजिटिव आ जाएगा और जैसे इसको छोड़ दिया जाए तो फिर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। जैसे इसको हटा देंगे तो हम लोग करें क्या, इसको अर्थ कर दें। यदि अर्थिंग कर देते हैं तो अर्थिंग करने के कारण यहाँ से अर्थ से ये इलेक्ट्रॉन्स को जितना पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, या तो आप कह सकते हैं कि वह अर्थ के तरफ शिफ्ट कर जाएगा, अर्थ के पास चला जाएगा, या हम कह सकते हैं कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स ले करके जो है इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। और अगर इसको हम हटा भी देते हैं तो इस पे जो है इस तरह से नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, टोटल नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा ये। तो हम इसमें अर्थिंग करके भी चार्ज को डेवलप कर सकते हैं, दो कंडक्टिंग स्फीयर, दो मेटल स्फीयर के द्वारा भी जो हम लोग चार्ज को डेवलप कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड चार्ज डेवलपमेंट बाय इंडक्शन। और एक लास्ट है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में अगर ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है
और किसी बॉडी पे अगर हम फिजिकली कांटेक्ट करवा दें इसको, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो ड्रिफ्ट करके इसमें चला जाएगा, तो इस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो दैट इज बाय फिजिकल कांटेक्ट। तो चार्ज को डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन एंड विद द हेल्प ऑफ कांटेक्ट। अब चार्ज का नेचर क्या है? चार्ज एडिटिव नेचर का है। चार्ज को हम लोग ऐड कर सकते हैं, एडिटिव। चार्ज कंजर्व होता है, कंजर्वेटिव नेचर का है। और चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब क्वांटाइज्ड क्या है? एसिडी। क्वांटाइजेशन क्या है? कंजर्वेटिव, कंजर्व्ड क्या है और एडिटिव क्या है? तो कभी भी अगर ये चार्ज डेवलप हुआ तो ऑपोजिट चार्ज कहीं ना कहीं रहेगा। मान लीजिए आप इस स्फीयर में देख रहे हैं, किसी कारण से यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो चूंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम अगर दी है तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज रिमेन कंजर्व्ड। यानी कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी उतना ही डेवलप होगा, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। और नेट चार्ज अभी अगर इस बॉडी का देखा जाए तो जीरो है, यानी न्यूट्रल है ये। लेकिन आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड का मतलब है दूसरे जगह का कोई इन्फ्लुएंस इस पे नहीं हो। आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज किसी भी बॉडी का कंजर्व होता है, या कह सकते हैं अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, जब तक कि बाहरी इन्फ्लुएंस ना हो। और अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल ही रहेगा। अंदर का घटनाक्रम कुछ भी हो, अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज हो तो दूसरी जगह पॉजिटिव चार्ज होगा। दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब उसके बाद है एडिटिव नेचर का भी होता है। मान लेते हैं इसमें नेगेटिव चार्ज है 4 और इसमें पॉजिटिव चार्ज है 4, तो दोनों को ऐड करेंगे तो चार्ज का वैल्यू हो जाएगा 0। नेट चार्ज यहाँ पे 0 है। अब इसमें हम कर रहे हैं कि क्वांटाइजेशन भी होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 4 है, तो एक का चार्ज अगर Q है तो टोटल चार्ज हो जाएगा 4 इंटू Q, दैट इज टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज किसी का हो जाएगा, वह प्लस भी हो सकता है या माइनस भी होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉल यूनिट, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहाँ n नंबर है, मान लीजिए 20 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल चार्ज कितना होगा? 20 इलेक्ट्रॉन्स का 20 इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? -1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 20 कर दीजिएगा, ये टोटल चार्ज ऑफ बॉडी हो गया उसमें। दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आज चार्ज के बारे में आपको कुछ बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।